हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द बार टॉप यूट्यूब चैनल के ऊपर। होस्ट एंड दोस्त सोनू कुमार। तो लास्ट हमारी बात हो चुकी थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने कुछ स्टार्ट किया था सेल बायोलॉजी के अंदर। आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे कि सबसे पहले कुछ चीज़ें रह गई थी हमारी, उसके बारे में जान लेते हैं। तो ध्यान रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो नाम था, यानी कि कहें तो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो वर्ड था, यानी कहूँ तो शब्द है, वो किसने दिया था? तो ध्यान रखना, वो हमारे पास प्लोग नाम एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया। इसके साथ साथ इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमारे पास एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसे सेल मेम्ब्रेन है, वो भी हमारे पास नाम दिया। हमने कल भी ये भी डिस्कस किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन दोनों को एक ही होती है। तो सेल मेम्ब्रेन जो हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट रहती है, वो जो सेल मेम्ब्रेन का नाम है वो दिया था हमारे पास कॉर्नगेली ने। यानी सेल मेम्ब्रेन शब्द की बात करूँ तो सेल मेम्ब्रेन हमारे पास कौन आता है? आपका कॉर्नगेली जो है, उन्होंने क्या कहा था? सेल मेम्ब्रेन। इसके साथ साथ एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था कार्ल क्रेमर। कार्ल क्रेमर थे, इन्होंने क्या कहा था? इन दोनों ने साथ मिलकर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, यानी कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, इनको हमने किस नाम से जाना? सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम है वो फ्लॉग ने दिया था। और इसके साथ साथ हमारे पास ये भी पता चला था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से जो पार्टिकल मूव करके एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं, उनका जो साइज़ होता है हमारे पास, वो लगभग 1 से लेकर आपको 15 एंगस्ट्रॉम तक का साइज़ होता है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद में हमारी कंटिन्यू आगे बातें रहेगी साइज़ के ऊपर, लेकिन आपको 2 चीज़ें ही ज़रूर ध्यान रखनी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम और सेल मेम्ब्रेन नाम है वो किसने दिया था। ये कुछ बातें हो चुकी हैं कि इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली मेम्ब्रेन है वो हम कहते हैं। लिविंग होती है, पतली होती है, लचीली, यानी कि एक प्रकार की फ्लैक्सिबल सॉफ्ट नेचर की मेम्ब्रेन होती है, वो यहाँ पर हमारे पास पाई जाती है। इन चीज़ों के ऊपर हमारी कुछ बातें हैं वो यहाँ पर हो चुकी थी। अब आगे बढ़ते हैं। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये हमारे पास लिपिड का बना होता है, और लिपिड जो होता है वो आपका पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, उससे मिलकर बना है। और साथ साथ में हमने ये भी देख लिया था कि हमारे पास कैसा होता है, ये फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। ये भी हमने बात कर ली कि फैटी एसिड होता है वो हमारे पास कैसा होता है? आपका सैचुरेटेड होता है, और साथ साथ में कैसा होता है? आपका अनसैचुरेटेड के रूप में भी प्रेजेंट रहता है। यानी सैचुरेटेड वो फैटी एसिड जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाएगा। जिसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाएगा। अब हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात करें तो पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप मेन बात है वो यहाँ पर आती है, वो ये आती है कि जो पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होता है गाइस, वो हमारे पास कैसा देखने को मिलता है? 3 कार्बन बेस्ड भी होता है, 18 कार्बन के ऊपर भी बेस्ड होगा। जो 3 कार्बन का बना होता है मुख्य रूप से होता है, उसे हम ग्लिसरॉल कहते हैं। और जो 18 कार्बन से मिलकर बना होता है उसको हम यहाँ पर स्पिंगोसीन के नाम से जानते हैं। तो 18 कार्बन की लंबी कार्बन की पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, स्पिंगोसीन कहलाता है। और 3 कार्बन वाला है वो हमारे पास क्या कहलाएगा? आपका ग्लिसरॉल के नाम से है, उसको हम यहाँ पर जानते हैं। इसके बाद में और बात करें हम कि हमारे पास क्या क्या देखने को मिलता है, तो सबसे पहले हम ग्लिसरॉल बेस्ड के ऊपर बात करते हैं कि ग्लिसरॉल बेस्ड वाला है वो हमारे पास कैसा होगा, किस तरह का हमें देखने को मिले। सबसे पहले देखिएगा, ग्लिसरॉल की जो स्ट्रक्चर बनती है वो 3 कार्बन का होता है। 3 कार्बन हो गए, कार्बन को, इस कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए CH2 होगा, CH2 होगा और CH2 होगा। पॉलीहाइड्रोक्सिल की बात करता हूँ तो यहाँ पर OH ग्रुप है, OH ग्रुप है, और यहाँ पर OH ग्रुप है। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है। ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड हमारे पास बनेगी। कैसे बनेगी अभी देखिए। ये हमारे पास टोटल है मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कहूँ तो मैं इसको इस ड्रॉ में करें तो हमारे पास ये क्या बन गया? आपका एक ग्लिसरॉल बन गया। इसी तरह से हमारे पास क्या होता है? आपका COOH, CH2, 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 इसी तरह से लंबी ये R ग्रुप तक चलती, ये फैटी एसिड की एक लंबी चेन हो गई। इसी तरह से एक फैटी एसिड की चेन मान लीजिए ये हो गई,
जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सैचुरेटेड फैटी एसिड ना होकर इस जगह पे कैसा होगा, यानी CH2 नहीं आएगा, यहाँ पे CH कर लीजिए, डबल बॉन्ड कर लीजिए, CH और CH2, ये लंबी चेन हो गई और ये भी आपके पास क्या हो गया है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यानी टोटल कहूँ तो यहाँ पर भी हम इसको इंडिकेट करें एक वर्ड से तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऊपर वाली चेन है हमारे पास, वो हमारे पास किस रूप में देखने को मिली है, आपकी सैचुरेटेड फैटी एसिड के रूप में है, वो हमारे पास प्रेजेंट है। इसी तरह से यहाँ वाली चेन है वो भी हमारे पास किस तरह की प्रेजेंट है, नीचे वाली चेन है वो, ये हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट रहने वाली जो स्ट्रक्चर है आपके पास, वो हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के रूप में आपकी स्ट्रक्चर वो हमें देखने को मिली है। अब टोटली कहूँ तो हमारे पास ये भी होता है कि जो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, यानी दोनों की दोनों फैटी एसिड की जो चेन है वो दोनों क्या होगी, आपकी कांटेक्ट में आएगी। किसके कांटेक्ट में आएगी वो थोड़ा सा ध्यान रखना, हमारे पास ये जो पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप है उनके कांटेक्ट में आएगी। और कांटेक्ट में आने से हमारे पास क्या देखने को मिलेगा वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, कि जो जैसे ही यहाँ पर एक चेन कांटेक्ट में आती है, कांटेक्ट में आते ही हमारे पास यहाँ पर मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये इसका R ग्रुप है। यहाँ पर हमारे पास क्या देखने को मिलेगा कि इसमें से OH ग्रुप, H ग्रुप और यहाँ से OH ग्रुप आपका रिमूव होगा, -H2O निकलेगा। और जैसे ही -H2O निकला, निकलते ही आपके पास यहाँ पर हमारे पास एक चेन बनेगी, यानी एक ये स्ट्रक्चर बनेगी। और वो स्ट्रक्चर कौन सी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा आपका यहाँ पर, यानी ऑक्सीजन तो इसका रह गया, यहाँ पर कार्बन हो गया, ये आपका डबल बॉन्ड के साथ ये हो गया। यहाँ पर मान लो एक कार्बन की स्ट्रक्चर मैं और बना देता हूँ इसको समझने के लिए। तो हमारे पास जो यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना है टोटली, ये बॉन्ड आपका क्या कहलाता है, एस्टर बॉन्ड कहलाता है। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड हुआ, एस्टर बॉन्ड। उसी तरह से ही ध्यान रखना कि हमारे पास यहाँ पर भी आपका ये कार्बोक्सिलिक पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये इसके कांटेक्ट में आएगा। और जैसे ही यहाँ से कांटेक्ट में आएगा, आते ही आपको सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ से OH और OH मॉलिक्यूल आपके रिमूव होंगे। यहाँ पर आपका ऑक्सीजन बचेगा, कार्बन बचेगा, डबल बॉन्ड के साथ ये बचेगा, ये इसके साथ बॉन्ड हुआ। और यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर बनी है आपकी, ये बॉन्ड बना है -H2O को रिलीज करने के बाद में, ये बॉन्ड आपके पास यहाँ पर होगा, वो कौन सा होगा, ये बॉन्ड भी आपका एस्टर बॉन्ड कहलाएगा। जैसे यहाँ पर ये एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ वाला OH मॉलिक्यूल है वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है। और जैसे ये OH पोजीशन को चेंज करता है तो ये OH हमारे पास यहाँ की तरफ क्या हो जाता है, आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो हमने क्या बना लिया कि ये जो मॉलिक्यूल यहाँ से लेकर यहाँ तक का मॉलिक्यूल है वो कौन सा है, आपका ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल है, आपके पास फैटी एसिड मॉलिक्यूल है, आपस में एस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और जैसे ये हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है, अब हमारे पास ये कह सकते हैं कि जैसे ही इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, ये हमारे पास बन गया कौन सा, ग्लिसरॉल के ऊपर फैटी एसिड अटैच हो गया। अब जैसे ग्लिसरॉल के ऊपर फैटी एसिड अटैच हुआ, यहाँ पर हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल आएगा। कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास फॉस्फेट मॉलिक्यूल है वो प्रेजेंट रहता है। ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल आता है और फॉस्फेट मॉलिक्यूल आकर किसके साथ अटैच होता है, आपका इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। और यहाँ से आपका क्या होगा, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पर ये टोटली कहूँ तो यहाँ से आपका ये रिमूव होगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। और ये क्या कर लेता है, इसके साथ यहाँ पर बॉन्ड बना लेता है। और ये हमारे पास बन गया आपका कौन सा ग्रुप है, ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर बाइंड हो गया, फॉस्फेट ग्रुप आपका बाइंड हो गया। जैसे ही ग्लिसरॉल के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप बाइंड होता है एक OH पर, इन दोनों OH पर आपका फैटी एसिड की चेन बाइंड होती है। और ये जो यहाँ पर लिपिड बनता है, इस लिपिड को हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स के नाम से है, वो यहाँ पर जानते हैं। अब देखिएगा एक चीज़, हमने कहा लिपिड किससे बनी है वो थोड़ा सा मैं यहाँ पर इंडिकेट करना चाहूँ तो ध्यान रखना। हमारे पास जो ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये है पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप।
आगे की जो ये लंबी चेन है वो है फैटी एसिड। तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आपस में मिले, यानी पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप और फैटी एसिड आपस में मिलते हैं, एस्टर बॉन्ड का निर्माण होता है। और जैसे ही आपका एस्टर बॉन्ड बनता है, बनते ही वो कहलाता है लिपिड। अब वो लिपिड कौन सा होगा वो डिपेंड करेगा उसके 3 नंबर कार्बन के ऊपर, जो OH ग्रुप लगा है उसके ऊपर, कि वो 3 नंबर कार्बन पर जो OH है वो कैसे अटैच होगा। जैसे उसके साथ अटैच हुआ, फॉस्फेट अटैच हुआ, तो वो बन गई फॉस्फोलिपिड। अगर इस फॉस्फेट की जगह पर कोई ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐड होता है तो बन जाती है ग्लूकोलिपिड। अगर इस फॉस्फेट मॉलिक्यूल की जगह कोई और मॉलिक्यूल, जैसे हम कह सकते हैं कि इनोसिटोल मॉलिक्यूल या कोई सा भी और मॉलिक्यूल ऐड होता है, उसी के आधार पर हम उसका क्या रख देते हैं, लिपिड का नाम रख देते हैं। अभी हमारे पास है फॉस्फेटेड, तो नाम हो गया फॉस्फोलिपिड। अगर यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐड होता तो हम उसका नाम क्या रखते हैं, यहाँ पर ग्लूकोलिपिड है वो रखते हैं। तो उम्मीद है अब दोबारा सुनना कि हम कह सकते हैं कि फॉस्फोलिपिड का निर्माण है वो किससे हुआ, ग्लिसरॉल का फैटी एसिड के साथ एस्टर बॉन्ड का बनना तथा उसके ऊपर 3 नंबर कार्बन या 3 नंबर कार्बन पे जो OH ग्रुप है उसके ऊपर फॉस्फेट का ऐड होना क्या कहलाता है, फॉस्फोलिपिड कहलाता है। कौन कौन सा बॉन्ड बना, 2 एस्टर बॉन्ड बने। कहाँ कहाँ बने, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड में और दूसरा कौन सा बना आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। दोनों जगह बॉन्ड बने और बनने से हमारे पास किसका निर्माण हो गया, फॉस्फोलिपिड का आपका निर्माण हो गया है। आ गई होगी बात समझ में। और ये फॉस्फोलिपिड जैसे ही निर्माण हुआ, यानी टोटली कहूँ तो हमारे पास जैसे ही ये पूरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, ये पूरी स्ट्रक्चर जो फॉस्फेट और ये है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, ये किसका निर्माण करेंगे, हेड भाग का निर्माण करेंगे। और यहाँ से लेकर यहाँ का भाग होता है वो क्या कहलाता है, आपका टेल भाग कहलाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि हेड भाग और टेल भाग आपस में कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, तो ध्यान रखना वो कौन सा बॉन्ड है, हमारा एस्टर बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हुए हमें मिलते हैं। उम्मीद डन। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से हमारे पास क्या देखने को मिलेगा कि जैसे ही हम इस ग्लिसरॉल ग्लूकोज मॉलिक्यूल है या फॉस्फो है हमारे पास मॉलिक्यूल है, इस पे जिस मॉलिक्यूल को भी ऐड करेंगे उसी के आधार पर हमारे पास क्या हो जाएगा, आपका ये लिपिड का फॉर्मेशन होगा। जैसे एक चीज़ मैं यहाँ पे बनाऊँ तो ध्यान रखना, हमारे पास ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, यहाँ पर मैं कहूँ तो हमारे पास ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, और इस ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के ऊपर एक आर्च फैटी एसिड की चेन है और एक ये हमारे पास कौन सी है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की चेन है। हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, आपका फॉस्फेट मॉलिक्यूल फ्री है। अगर इस फॉस्फेट मॉलिक्यूल के ऊपर मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर इस फॉस्फेट मॉलिक्यूल के ऊपर हमारे पास बाइंड होता है इथेनॉल एमाइन, इथेनॉल एमीन, इथेनॉल अगर एमीन बाइंड होता है, इसका फॉर्मूला हमारे पास देखने को मिलता है वो क्या होता है, NH3 + CH3 CH2 और OH, ये हो गया इथेनॉल एमीन। और ये इथेनॉल एमीन अगर इस फॉस्फेट के साथ जुड़ जाता है, जैसे मैं यहाँ बाइंड कर देता हूँ CH3 CH2, और ये हमारे पास टोटली यहाँ पर क्या हो गया, आपका OH के साथ इसके साथ यहाँ पर ऐड हो गया, यहाँ ऑक्सीजन आएगा, OH मॉलिक्यूल H मॉलिक्यूल निकलेगा, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और यहाँ पर जैसे ये फॉस्फेट के साथ ये बाइंड हुआ, यहाँ पर आपके पास टोटल जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या कहलाएगी, फॉस्फेटाइडल एथेनॉल एमीन। उम्मीद है यहाँ पर आप समझ रहे होंगे, फॉस्फेटाइडल एथेनॉल एमीन कहलाई। अगर इस जगह पर इस फॉस्फेट के ऊपर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल, एक नाम लिख देता हूँ जैसे कोलिन मॉलिक्यूल, कोलिन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला हमारे पास मिलता है NCH3 CH2 OH, और इस 3 H की तरह हमारे पास यहाँ पर CH3 CH3 और CH3, ये मॉलिक्यूल अगर यहाँ पर बाइंड हो जाता है आपका यहाँ पर एथेनॉल एमीन की जगह, तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास बनती है वो क्या कहलाती है, आपकी फॉस्फेटाइडल कोलिन। किस नाम से जानी जाएगी, फॉस्फेटाइडल कोलिन के नाम से ये स्ट्रक्चर जानी जाएगी। उम्मीद रहेगी यहाँ तक ध्यान में रहेगा। दोबारा देखना कि ग्लिसरॉल के ऊपर फॉस्फेट जुड़ा, फॉस्फोलिपिड कहलाया। अब फॉस्फोलिपिड के ऊपर आपका कोई दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ता है तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फॉस्फेटाइडल एलीन या फॉस्फेटाइडल एथेनॉल एमीन, फॉस्फेटाइडल कोलिन। और यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ ध्यान रखना, क्या जुड़ सकता है, आपका इनिसिटोल होता है वो भी जुड़ सकता है, यहाँ पर ग्लिसरॉल होता है मॉलिक्यूल वो भी आपका जुड़ सकता है। तो किसी भी तरह से अगर नाम चेंज होगा तो एथेनॉल एमीन, फॉस्फेटाइडल
फॉस्फेटाइल कोलिन, फॉस्फेटाइल इनोसिटोल, फॉस्फेटाइल ग्लिसरॉल, ये सारे के सारे पार्ट हैं वो हमारे पास किसके देखने को मिलते हैं आपके यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे पार्ट फॉस्फोलिपिड के ऊपर, जो फॉस्फेट के ऊपर जो अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे उनके द्वारा हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो टोटल हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर बनती है वो आपकी किसकी बन जाती है, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बन जाती है। आ रही है बात समझ में। अब थोड़ी सी स्ट्रक्चर को आप यहाँ पर समझना कि हमारे पास स्ट्रक्चर कैसी होती है कि ये तो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास हेड भाग होगा, इस जगह पर हेड भाग है, ये हेड भाग है, यहाँ पर हेड भाग, ये हेड भाग, ये हेड भाग। लेकिन इसकी टेल की बात करूँ तो एक टेल इस तरह से रहेगी। ये हमारे पास टोटली क्या देखने को मिलता है आपका, जो ये दूसरी स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ कुछ इस तरह से, वो हमारे पास अनसैचुरेटेड की और लंबी स्ट्रक्चर बन रही है वो कैसी है आपकी, सैचुरेटेड फैटी एसिड की है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास होता है। अब इनके मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल हैं, वो मॉलिक्यूल यहाँ ट्रांसफ़र होते हुए यहाँ पर पहुँच जाएंगे, या वो मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर पहुँच जाएंगे, या फिर वो मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र इधर से होकर यहाँ पहुँच जाते हैं, या वो मॉलिक्यूल यहाँ पहुँच जाएंगे, या फिर ये बीच में आ जाएंगे। तो इस प्रकार के नेचर को, अब एक चीज़ पीछे और रहेगी वो थोड़ा सा डिस्कस और कर लेते हैं कि हमारे पास जो ये फैटी एसिड भाग है वो हमेशा ही ध्यान रखना कौन सा रीजन होता है आपका, नॉन पोलर होता है। और हेड होता है वो हमारे पास कौन सा रीजन देखने को मिलता है, यहाँ पर पोलर रीजन्स होता है वो हमें देखने को मिलता है। कुछ इस तरह से हमारे पास क्या होती है आपकी लिपिड होती है, यानी फॉस्फोलिपिड होती है, वो हमारे पास बनी हुई होती है। अब फॉस्फोलिपिड के ऊपर मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र 3 प्रकार से होता है। कैसे, किसकी वजह से होता है, एक होता है हमारे पास यहाँ पर फिलिपेज की वजह से, दूसरा हमारे पास होता है यहाँ पर फिलिपोजेज की वजह से, यानी फिलोप और फिलिप। ज़्यादा 2-4 एक बार समझिएगा, फिलिपेज और फिलिपोज के अंदर क्या डिफरेंस होता है। फिलिपोज का मतलब होता है, यानी फिलिपेज का मतलब होता है आपका कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपके पास, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कोई भी भाग, जैसे ये हमारे पास नॉन साइटोप्लाज्मिक भाग है, बाहर का भाग है, और ये आपके पास साइटोप्लाज्मिक भाग है, और नॉन साइटोप्लाज्मिक से अंदर की साइटोप्लाज्म की तरफ आना, यानी टोटल यहाँ पर समझें तो मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र हमारे पास किस तरह से होगा कि कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉलिक्यूल जो भी हैं हमारे पास उनका, यानी बाहर से किसी भी मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र है वो अंदर की तरफ होना फिलिपेज। अब नाम से देना फिलिपेज, पेज यानी आदर की भावनाएं हो रही है, सम्मान की भावनाएं प्रकट हो रही है। तो कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो उसको आदर सम्मान के साथ हम घर में एंटर करवाते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फिलिपेज। कई बोलते हैं ना, आओ घर में पधारो जी, है ना, तो वो पधारो जी, तो इस फिलिपेज जी, तो वो है बाहर से कहाँ आना, अंदर की तरफ मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र होना, एक्जोप्लाज्मिक साइड से साइटोप्लाज्मिक धार की तरफ आना, या एक्स्ट्रा प्लाज्मिक या एक्जोप्लाज्मिक भाग से इन साइटोप्लाज्म की तरफ मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र होना आपका क्या कहलाता है, फिलिपेज मेथड कहलाता है। अब यहाँ पर फिलिपोज का देखिए, कोई मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म भाग से बाहर की तरफ जाना, फिलिपोज, नाम से पोज, यानी किसी को कहते हैं ना गेट आउट, बाहर निकलो, तो वो जल्दबाजी में देखिए फिलिपोज, पोज नाम आ रहा है, यानी फिलिपोज तो बाहर, यानी फ्लोफेज, यानी फ्लोफेज, सॉरी फिलिपोज क्या, फिलिपेज का मतलब अंदर आना, फ्लोफेज का मतलब बाहर जाना। तो फ्लोफेज है वो क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा। तो ये क्या करेगा आपका, साइटोप्लाज्म से एक्जोप्लाज्म की तरफ, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर भाग की तरफ मॉलिक्यूल का क्या करेगा, आपका ट्रांसफ़र करेगा। अब इस ट्रांसपोर्ट में एक और मैकेनिज्म देखिए, जो फ्लोफेज मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है आपका, एटीपी पर डिपेंड करने वाला। ये मैं कह सकता हूँ कि कैसी प्रोसेस है आपकी, एटीपी डिपेंड की प्रोसेस है। एटीपी पे क्या करेगा आपका, यह मॉलिक्यूल है वो ट्रांसफ़र करेगा। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है तो उसको ध्यान रखना। एक तो हमारे पास एग्जाम्पल के रूप में लिखूँ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ये आपका प्रेजेंट रहेगा, और दूसरा जो होता है वो आपका कहाँ रहेगा, यहाँ पर गोल्जी जो बॉडी होती है उसके ऊपर प्रेजेंट रहता है। पहला
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा गोल्जी बॉडी पर। गोल्जी बॉडी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होगा, अंदर से मॉलिक्यूल को हम कहाँ निकालेंगे, बाहर की तरफ निकालते हैं, तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, फ्लोपेज बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना ये जो फिलिपेज मेथड है ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रहेगा और साथ साथ में आपका कहाँ पर रहेगा, गोल्जी बॉडी के अंदर है वो भी आपका प्रेजेंट मिलेगा। कहाँ पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन गोल्जी, फिलिपेज और फ्लोपेज दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन गोल्जी बॉडी पे है। लेकिन ध्यान रखना ये मॉलिक्यूल को एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू है वो ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, अगेंस्ट ग्रेडियंट करते हैं, और इसके साथ साथ इसमें भी क्या होगा, आपका एटीपी है यूज होगा। तो ध्यान रखना दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, चाहे आप मॉलिक्यूल को बाहर से अंदर भेजिए, चाहे आप मॉलिक्यूल को अंदर से बाहर ट्रांसफ़र कीजिए, आपका क्या लगेगी, एनर्जी लगनी ही लगनी है, ये 100% कन्फर्म है। तो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, एनर्जी के यूज करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन और गोल्जी बॉडी से मॉलिक्यूल को क्या करेगा, बाहर की तरफ ट्रांसफ़र करना। कौन सा मैकेनिज्म है, फिलिपोज और फ्लोफोज मॉलिक्यूल के रूप में हमें देखने को मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हमें ऐसा मेथड चाहिए जिसमें हमें एनर्जी यूज नहीं करनी है, वो आपके पास किस नाम से जाना जाता है, तो वो ध्यान रखना वो मॉलिक्यूल आपके पास यहाँ पर स्क्रम्बलेज के नाम से है, वो जाना जाएगा। अब स्क्रम्बलेज क्या होता है वो सुनिएगा कि हमारे पास ये पूरी की पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस पे किसी भी मॉलिक्यूल को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करना है, किसी भी मॉलिक्यूल को यहाँ से यहाँ इस तरफ ट्रांसफ़र करना है, या मॉलिक्यूल को यहाँ इस तरफ जाना है, यानी ट्रांसफ़र करना है किसी भी तरीके से स्मूथ एंडोप्लाज्म मूव मेम्ब्रेन अक्रॉस द बाइलेयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर। तो इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं स्क्रम्बलेज ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर हमारे पास नो एटीपी यूज, इसमें कोई भी एटीपी का यूज होता है वो नहीं होता। और एटीपी का यूज इसलिए नहीं होता क्योंकि ये किस प्रकार का ट्रांसपोर्ट होता है, आपका पैसिव प्रकार का ट्रांसपोर्ट है, वो हमें देखने को मिलता है। और ज़्यादातर ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो स्मूथ प्रकार की एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है यानी ER होती है, उसके अंदर हमें ये देखने को यहाँ पर मिलता है। तो 3 प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मॉलिक्यूल, लिपिड का मॉलिक्यूल का। पहला है फिलिपेज, फ्लोपोज और फ्लोफोज, और तीसरा आपका स्क्रम्बलेज। दोनों एटीपी डिपेंडेंट है, लेकिन स्क्रम्बलेज है वो एटीपी डिपेंडेंट यहाँ पर प्रोसेस है वो नहीं होती है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। लिपिड के बारे में हमने सारी बातें थी वो लगभग जान ली है, सारी चीज़ें हम देख लिए। लेकिन हमारे पास एक मॉलिक्यूल और आता है जिसका नाम होता है, हमने पढ़ा था कि 18 कार्बन की लंबी चेन होती है, और उसको हमने कहा था हमारे पास कौन सा, स्पिंगोसिन। उसके बारे में थोड़ी सी बातें हैं वो यहाँ पर और कर लेते हैं कि स्पिंगोसिन मॉलिक्यूल है वो कैसे होता है। तो ध्यान रखना ये 18 कार्बन की एक लंबी चेन के रूप में कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल होंगे, वो आपके पास 18 कार्बन की ये लंबी चेन्स के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना इसके ऊपर फैटी एसिड जो होगी वो आपकी कितनी होगी, एक फैटी एसिड की चेन है वो आपके यहाँ पर जुड़ी हुई रहती है। और यहाँ पर जो फैटी एसिड की चेन जुड़ती है वो पीछे तो हमने कौन सा जोड़ा था, एस्टर बॉन्ड जोड़ा था, यहाँ पर हमारे पास कौन सा बॉन्ड जुड़ेगा, एमाइड बॉन्ड जुड़ेगा। तो आपको याद रखना है फॉस्फोलिपिड फैटी एसिड के साथ जुड़ती है, एस्टर बॉन्ड बनाता है, स्पिंगोसिन बेस्ड होती है वो एमाइड बॉन्ड के साथ फैटी एसिड के साथ जुड़ती है। इसमें हमारे पास ज़्यादातर जो एक ही फैटी एसिड की चेन होगी, क्योंकि दूसरी इसकी कार्बन की खुद की चेन होती है। जैसे मान लीजिए मैं इसकी स्ट्रक्चर की बनाऊँ तो पहले हम लिख सकते हैं CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 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 CH2, ऐसे करके हमारे पास ये CH3 मॉलिक्यूल है। ये लगभग 18 कार्बन की लंबी चेन होती है। यहाँ पर इसका एक OH ग्रुप होता है और यहाँ पर इसका दूसरा OH ग्रुप है यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, और तीसरा OH ग्रुप आपका यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो अब एक चीज़ थोड़ा सा और ध्यान में रखना कि हमारे पास जो फैटी एसिड की लंबी चेन आएगी वो किसके साथ जुड़ेगी, आपकी यहाँ पर इसके साथ यहाँ जुड़ती है। तो ये स्ट्रक्चर आपकी फैटी एसिड के साथ जुड़ेगी। जो बॉन्ड यहाँ पर बनेगा इस बॉन्ड को हमने कौन सा नाम दिया, आपको एमाइड बॉन्ड के नाम से जाना है। और यहाँ पर अगर आपका फॉस्फेट जुड़ता है, फॉस्फेट के साथ कोलिन जुड़ेगा तो स्पिंगोसिन आ जाएगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें कुछ नाम है वो बता देता हूँ पहले, कि अगर हमारे पास स्पिंगोसिन की 18 कार्बन की लंबी चेन है, उसके ऊपर आपकी फैटी एसिड की एक चेन जुड़ती है, तो उसको हम यहाँ पर सीरेमाइड के नाम से जानते हैं।
ठीक है। और अब एक ध्यान रखना कि सीरेमाइड है उसके ऊपर अगर हम फॉस्फेट को ऐड कर देते हैं और फॉस्फेट ऐड हो जाएगा तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, यहाँ पर स्पिंगोमाइलिन के नाम से वो यहाँ पर जाना जाता है। और जब स्पिंगोमाइलिन बनता है तो इसके अंदर हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनता है, आपका एमाइड बॉन्ड है वो बनता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट की चीज़ नहीं है, स्पिंगोसिन छोटा सा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो स्पिंगोसिन पे इतना पूछा जाएगा कितने कार्बन की होती है, तो आप बोल सकते हो 18 कार्बन की लंबी चेन होती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्पिंगोसिन में बॉन्ड करना कौन सा बनता है, तो एमाइड बॉन्ड का निर्माण होता है। ग्लिसरॉल में कौन सा होता है, तो आप ये भी कह सकते हो ग्लिसरॉल में हमारे पास ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड में एस्टर बॉन्ड का निर्माण होता है। वहाँ हमारे पास 2 फैटी एसिड की चेन जुड़ती है, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड। यहाँ पर एक जुड़ती है, आप कोई से भी जोड़ सकते हो, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, लेकिन ध्यान रखना ज़्यादातर अनसैचुरेटेड जुड़ती नहीं है, सैचुरेटेड जुड़ती है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही डबल बॉन्ड दे दिया, दोनों ही फिर क्या हो जाएगी आपके पास अनसैचुरेटेड चेन के रूप में है, वो यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। तो ये चीज़ थी हमारे पास, टोटली लिपिड के ऊपर बात कर ली है। अब थोड़ी सी बात हम यहाँ प्रोटीन के ऊपर कर लेते हैं कि हमारे पास प्रोटीन की जो चेन है वो कैसी होती है, किस तरह का होता है। तो ये मेम्ब्रेन के अलग अलग है, कई बार 45% भी प्रोटीन होता है, कई बार हमारे पास 50 भी परसेंट यानी 50% प्रोटीन देखने को मिलता है। प्रोटीन है वो हमारे पास 3 प्रकार की होती है। पहली होती है हमारे पास पेरीफेरल प्रोटीन, दूसरी होती है हमारे पास यहाँ पर इंटीग्रल प्रोटीन यानी आपस में किसी के अंदर प्रेजेंट रहेगी, और तीसरी होती है आपके पास जो लिपिड है हमारे पास उसके साथ जुड़ी हुई प्रोटीन अगर पाई जाती है तो उसे हम कहते हैं लिपिड लिंक्ड प्रोटीन, और लिपिड के साथ वो आपस में कैसे मिलती है, जुड़ी हुई स्ट्रक्चर्स के रूप में पाई जाती है। यानी पेरीफेरल प्रोटीन के रूप में भी हम इसको कह सकते हैं। पेरीफेरल यानी जो बाहर की तरफ होगी, बाहर की तरफ कहाँ, साइटोप्लाज्म की तरफ हो सकती है, नॉन साइटोप्लाज्म की तरफ मिल सकती है। इंटीग्रल प्रोटीन बीच में भी होती है, आउटर साइड की तरफ भी हमारे पास प्रेजेंट रहती है। जैसे अगर इसकी स्ट्रक्चर का निर्माण करें तो हमारे पास ध्यान रखना ये हेड पार्ट की स्ट्रक्चर है हमारे पास लिपिड के अंदर, ये कुछ हेड पार्ट है लिपिड का, कुछ इसी तरह से मान लीजिए हमने यहाँ पर भी हेड पार्ट का निर्माण कर दिया कि ये लिपिड का क्या है, हमारे पास हेड पार्ट है। इस लिपिड के हेड पार्ट के साथ साथ यहाँ पर हमारे पास है इसकी टेल भाग, कुछ इस तरह से हमारे पास ये टेल भाग रीजन्स है, ये नॉन पोलर भाग है वो हमारे पास प्रेजेंट रहता है। अब नॉन पोलर भाग के साथ साथ कुछ सैचुरेटेड कुछ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी प्रेजेंट रहती है, तो कुछ इस तरह की हमारे पास स्ट्रक्चर वो देखने को मिलती है। इसके ऊपर अगर इस यहाँ पर हमारे पास कोई प्रोटीन प्रेजेंट रहती है या फिर कुछ प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट रहती है तो इस प्रकार की प्रोटीन को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, पेरीफेरल प्रोटीन कहते हैं। ये भी हमारे पास कैसी होती है, आपकी पेरीफेरल प्रोटीन है वो कहलाती है। यानी पेरीफेरल प्रोटीन की बात करूं तो वो हमारे पास इसके ऊपर कुछ इस तरह से आपकी प्रेजेंट रहती है। कैसे भी हो सकता है, इसको आप नॉन साइटोप्लाज्मिक भाग मान लीजिए और ये नीचे वाला आप साइटोप्लाज्मिक भाग मान लीजिए। साइटोप्लाज्म होता है ऊपर वाला, नॉन साइटोप्लाज्म है कि दोनों तरफ प्रेजेंट रहती है। जो पेरीसाइटोप्लाज्मिक की तरफ होती है वो साइटोप्लाज्मिक पेरीफेरल प्रोटीन कहलाती है, जो नॉन साइटोप्लाज्म की तरफ होती है वो नॉन साइटोप्लाज्मिक पेरीफेरल प्रोटीन कहलाती है। अब इसके साथ साथ हमारे पास एक प्रोटीन और भी बनती है जिसे हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। ये इंटीग्रल प्रोटीन है वो हमारे पास कुछ इस तरह से भी प्रेजेंट रहती है, कुछ यहाँ पर भी प्रेजेंट रहती है, कुछ आपकी इंटीग्रल प्रोटीन यहाँ भी रहती है, कुछ इंटीग्रल प्रोटीन यहाँ भी होती है, और कुछ इंटीग्रल प्रोटीन हमारे पास कुछ इस तरह से प्रेजेंट रहती है। अगर इस इंटीग्रल प्रोटीन को मैं कलर करूं तो हमारे पास ये भी देखने को मिल सकता है कि इंटीग्रल प्रोटीन ये रही इंटीग्रल प्रोटीन, ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है। यानी टोटल कहूँ तो हमारे पास किसी भी तरह की ये जितनी भी प्रोटीन बनी है ये क्या कहलाती है, आपकी इंटीग्रल प्रोटीन है वो कहलाती है। कई पूर्ण रूप से इंटीग्रल है यानी बीच का भाग है उसमें प्रेजेंट है, कई ये है कि बाहर की तरफ एक साइड में प्रेजेंट है कि दोनों साइड के अंदर भी हमारे पास क्या होती है, आपकी प्रेजेंट देखने को मिलती है। और कुछ लिपिड्स होती हैं वो प्रोटीन्स होती हैं वो हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारे पास क्या होगा, ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई प्रेजेंट रहती है। जैसे यहाँ पर बात करूँ तो ये इस तरह से लिपिड के साथ जुड़ी हुई प्रोटीन है वो हमारे पास प्रेजेंट रहती है। तो इस प्रकार की प्रोटीन को हम क्या कहते हैं आपकी यहाँ पर, तो ये जितनी भी प्रोटीन है वो कैसी है आपके पास यहाँ पर लिपिड लिंक्ड प्रोटीन है वो कहलाती है।
अब ध्यान रखना, लिपिड लिंक्ड प्रोटीन होता है वो ज़्यादा मात्रा में आपको कहाँ देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म की तरफ है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जैसे ही लिपिड लिंक्ड जुड़ी रहती है उसी तरह से हमारे पास यहाँ पर इस लिपिड के साथ भी कुछ मात्रा में, जैसे 1% की बात करूँ तो क्या होता है आपका कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल हैं वो भी आपके कुछ जुड़े हुए रहते हैं। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बड़ा करके बनाएं तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। अब इसमें और भी ध्यान रखना कि हमारे पास जो ये हेड पार्ट है, इतना सा भाग है, जो इतना सा भाग है वो आपके पास क्या कहलाता है, हेड भाग कहलाता है। ये भाग है वो भी आपका हेड भाग कहलाता है। ये बीच का जितना भी भाग बचा है टेल वाला, ये आपके पास टेल रीजन है। जो हेड वाला भाग होता है वो आपके पास पोलर रीजन होता है, जो टेल वाला भाग है वो आपके पास नॉन पोलर रीजन है। इसी के साथ साथ में एक चीज़ और बात करें तो याद रखना, जो हेड भाग है ये पोलर भाग है, उसकी मोटाई जो होती है 20 एंगस्ट्रॉम यहाँ होती है और 20 ही एंगस्ट्रॉम यहाँ देखने को मिलती है। लेकिन जो नॉन पोलर भाग होता है उसकी मोटाई है वो हमारे पास 35 एंगस्ट्रॉम है, वो देखने को मिलती है। यानी 20 एंगस्ट्रॉम ऊपर वाले हेड, 20 एंगस्ट्रॉम नीचे वाला हेड और 35 एंगस्ट्रॉम हमारे पास बीच वाला भाग होता है। तो टोटल इसकी मोटाई होती है वो हमारे पास कितनी देखने को मिलती है, 75 एंगस्ट्रॉम की लगभग मोटाई होती है वो यहाँ पर पाई जाती है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास क्या होता है, टोटली आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भाग होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। तो आज हमने इसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पूरी बात की है। आगे बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ फंक्शन के ऊपर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।